अस्सलाम वालेकुम। लेक्चरर मैथमेटिक्स ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस OLH मैथ्स मैथमेटिकल मेथड्स BSc। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस को हम फंक्शनल एनालिसिस में भी डिस्कस करते हैं और लीनियर अलजेब्रा में भी हम इसे पढ़ते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस बेसिकली है क्या? ये भी वेक्टर स्पेसेस ही हैं बट विद सम एडिशनल स्ट्रक्चर जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप देखिए चैप्टर 6 में हम वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस कर चुके हैं और हमने देखा था कि जो वेक्टर स्पेसेस के एलिमेंट्स थे उन्हें हमने वेक्टर्स कहा था। अब आर्बिट्ररी वेक्टर स्पेसेस में वेक्टर की लेंथ या फिर वेक्टर्स के दरमियान एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब वेक्टर स्पेसेस की ये जो महरूमी है हम देखेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में आके पूरी हो जाती है। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में ना सिर्फ हम वेक्टर्स की लेंथ फाइंड कर सकेंगे बल्कि वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी डिफाइन कर सकेंगे। और जब हम वेक्टर्स के दरमियान एंगल डिफाइन कर लेंगे तो फिर हम वेक्टर्स की ऑर्थोगोनैलिटी को डिस्कस करेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इनर प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की बात करेंगे। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को करते हुए आप डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें माइंड में रखें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। वी कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ और यहाँ पे जो फील्ड होगी वो या तो रियल नंबर्स की होगी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होगी। अ मैपिंग फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ इज सेड टू बी एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी इनर प्रोडक्ट जो है बेसिकली एक मैपिंग है जो कि वी क्रॉस वी से एफ पे है। यानी ये जो मैपिंग है, ये जो फंक्शन है, ये अप्लाई होगा वेक्टर स्पेस वी के ऑर्डर्ड पेयर पे। यानी कोई से दो वेक्टर लेंगे वेक्टर स्पेस वी के, उस पे हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और हमें जवाब क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। ठीक है, ये जो मैपिंग है ये अप्लाई होगी वेक्टर स्पेस वी के कोई से भी दो वेक्टर्स पे और क्या देगी, हमें हमें एक स्केलर देगी। क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है इसकी जगह फर्स्ट वेक्टर आ जाएगा और ये जो सेकंड आर्गुमेंट है इसकी जगह सेकंड वेक्टर आ जाएगा। जब भी वेक्टर स्पेस के कोई से दो वेक्टर पे अप्लाई होगी हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। अब ये जो मैपिंग है ये इनर प्रोडक्ट बन जाएगी वी के ऊपर अगर ये इन कंडीशंस को पूरा करेगी। अब ये कंडीशंस क्या है इन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखें, inner product of u plus v and w is equal to inner product of u w plus inner product of vw for all uv belongs to uvw belongs to v। यानी अगर आपके पास फर्स्ट आर्गुमेंट में सम आ रहा है कोई से दो वेक्टर्स का, ठीक है, और अगर आप इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं किसी थर्ड वेक्टर के साथ तो ये जो सम है ये सेपरेट हो जाता है। तो ये सेपरेट किस तरह से होगा कि हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है इसका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा इस वेक्टर के साथ, प्लस फिर ये जो सेकंड वेक्टर है इसका भी इनर प्रोडक्ट आ जाएगा इस वेक्टर के साथ। इस तरह से ये सम सेपरेट हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह। अगर आपके पास ए और बी कोई से दो वेक्टर्स हो जो कि ऐड हो रहे हो, अगर आप इसका किसी थर्ड वेक्टर के साथ डॉट लेते हैं तो आप देखें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमारे पास आ जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। और अगर आप इसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो आपके पास ये आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ ए सी प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बी सी। तो ये बिल्कुल हमारे पास यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट आ जाए ए यू एंड वी इज इक्वल टू, यानी अगर आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो स्केलर है इसे आप बाहर निकाल सकते हैं और जो दो वेक्टर्स थे हमारे यू वी इनका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू एफ। सेकंड कंडीशन देखिए कि अगर हमारे पास यू और वी कोई से दो वेक्टर्स हैं, अगर फर्स्ट वेक्टर यू के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट आर्गुमेंट में, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं और हमारे वेक्टर यू और वी का क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट आ जाएगा फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू एफ। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर एक्स हो, ठीक है, इसके साथ कोई स्केलर ए मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर आप इसका डॉट लें वेक्टर वाई के साथ तो हम स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं और हमारे पास ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनका क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। तो ये बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखें कि अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट हो यू और वी का तो ये इक्वल होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू कॉन्जुगेट के फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी। अब ये क्या है कि अगर आपके पास कोई से दो वेक्टर्स हैं यू वी वेक्टर स्पेसेस के, वेक्टर स्पेस के, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं इनकी जगह बदल लें आप, ठीक है, यानी ये जो वी हमारे पास वेक्टर है ये फर्स्ट आर्गुमेंट में आ जाए और यू सेकंड आर्गुमेंट में आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप इनको फर्स्ट आर्गुमेंट में वी को फर्स्ट आर्गुमेंट में लाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर आप लेके आएंगे तो यहाँ पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। जब आप इनकी जगह चेंज करेंगे तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, कॉन्जुगेट आ जाता है फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद वी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद वी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ वी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। अब ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए हो, अगर आप ए का ए के साथ डॉट लेते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए मॉड स्क्वायर व्हिच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट होता है सेम वेक्टर का
जब आप वेक्टर वी का वी के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव हो सकता है अगर आपके पास डिफरेंट वेक्टर्स हो, लेकिन अगर आप सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये जीरो कब होगा? जब आपने वो वेक्टर जिसका आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं वो इटसेल्फ जीरो हो जाता है, तो फिर वी का वी के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये जो वेक्टर आपने लिया ये इटसेल्फ क्या था? जीरो था। और अगर आपके पास वेक्टर जीरो है तो उस सूरत में इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा ये जीरो होगा। यानी ये दोनों साइड से, अगर वेक्टर वी का वी के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब वी जीरो है, और अगर वी जीरो है तो फिर इसका वी का वी के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? जीरो, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस वी है ओवर द फील्ड एफ, और ये जो फील्ड होनी चाहिए यहाँ पे या तो सेट ऑफ रियल नंबर या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर उस पर ये इनर प्रोडक्ट डिफाइंड हो, ठीक है, इन कंडीशंस को पूरा करे, तो वेक्टर स्पेस वी इस इनर प्रोडक्ट के साथ क्या बन जाती है? इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाती है। ठीक है, द पेयर वी विद इनर प्रोडक्ट वेयर वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड ये जो हमारे पास फंक्शन है जिसे हमने क्या कहा है? इनर प्रोडक्ट ऑन वी इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, सिंपली हमारे पास वी अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस पर ये इनर प्रोडक्ट ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है, यानी इन कंडीशंस को पूरा करता है, तो फिर वी क्या बन जाती है? एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट की, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के। ठीक है, अब फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है? कि आप देखिए हमने कहा है कि जो फील्ड होगी वो या तो सेट ऑफ रियल नंबर की है या फिर आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होगी। अगर हम फील्ड ले लें सेट ऑफ रियल नंबर, तो हमारे पास ये जो कंडीशन है हमारी, कि जब आप वेक्टर स्पेस के कोई भी दो वेक्टर्स लेते हैं यू वी, अगर आप इनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये इक्वल होता है वी यू इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट, यानी अगर आप जगह चेंज करेंगे तो इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट आ जाता है। तो अगर हमारी फील्ड जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर हुई, ये क्या था? इन केस ऑफ अगर आपके पास फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर आपके पास जो फील्ड आपने ली वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो फिर ये क्या किसमें चेंज हो जाएगी? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस के कोई से तो वेक्टर पे अप्लाई होता है तो हमें जो जवाब मिलेगा वो हमेशा एक स्केलर होगा, यानी फील्ड का एलिमेंट होगा। और अगर आपके पास फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर हुई तो उस सूरत में आप देखेंगे जो इनर प्रोडक्ट होगा ये कोई रियल नंबर होगा, और रियल नंबर का कॉन्जुगेट इटसेल्फ होता है। यानी अगर आपके पास ए कोई भी रियल नंबर है, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये एक इक्वल होता है, तो फिर ये जो कॉन्जुगेट है ये इनर प्रोडक्ट वी के इक्वल आ जाएगा। यानी अगर हमारी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर हुई तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हो जाता है? कम्यूटेटिव हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर गिवन है तो ये जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, ये सिंपली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू। फिर हम ये कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, जी नेक्स्ट देखें कि हमें ये बताएं कि अगर आपके पास यू वी कोई से दो वेक्टर्स हो, यू वी डब्ल्यू, अगर हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हो, कोई भी आर्बिट्री वेक्टर्स हमने ले लिए वेक्टर स्पेस के, तो अगर हम यू प्लस वी, ठीक है, इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं डब्ल्यू के साथ, तो ये जो सम है सेपरेट हो जाता है इस थर्ड वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट में। हमारे पास क्या आएगा? पहले फर्स्ट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेंगे इस वेक्टर के साथ यू डब्ल्यू, ठीक है, प्लस फिर हमारे पास ये जो सेकंड वेक्टर था इसका भी इनर प्रोडक्ट आ जाएगा इस थर्ड वेक्टर के साथ वी डब्ल्यू। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट में वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इस स्केलर को हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं, और हमारे पास इनर प्रोडक्ट आ जाता है वेक्टर यू वी का। अब आप देखिए कि अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दूं, ठीक है, यानी हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए यहाँ पे, अगर हम ले ले a1 u1 प्लस a2 u2, और यहाँ पे हम थर्ड वेक्टर ले लेते हैं u3, ठीक है, हमने एक कॉम्बिनेशन बना लिया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब देखिए कि अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, यहाँ पे सम हो रहा है दो वेक्टर्स का, तो यहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले क्या आएगा? इस वेक्टर का इसके साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? a1 u1, इसका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा u3 प्लस, फिर ये जो सेकंड वेक्टर है इसका भी इनर प्रोडक्ट आ जाएगा a2 u2 और u3। ठीक है, अब हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया? अब सेकंड कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या कहती है कि अगर आपके पास वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट आर्गुमेंट में, तो उसे आप बाहर निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास a1 बाहर आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट आ जाएगा u1 u3 का, और इसी तरह यहाँ से a2 बाहर आ जाएगा और इनर प्रोडक्ट आ जाएगा u2 u3 का। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर इनर प्रोडक्ट पे इनर प्रोडक्ट है तो ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट में ये क्या होता है? लीनियर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लीनियरिटी कंडीशन होल्ड कर रही है, तो इनर प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या होता है? हमेशा लीनियर होता है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड की नहीं कर रहे। तो अगर हम सेकंड आर्गुमेंट में देखना चाहें तो क्या होगा उसके लिए आप देखिए,
जी, हमने क्या किया, ये जो हमारी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन थी इनको कंबाइन करके चेक किया लीनियर कॉम्बिनेशन बना के, और हमने देखा कि जो इनर प्रोडक्ट है ये फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके भी चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो हम इन दोनों कंडीशन को इस सिंगल कंडीशन में कंबाइन करके ही यूज करेंगे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि फर्स्ट आर्गुमेंट में तो लीनियर है इनर प्रोडक्ट, लेकिन सेकंड आर्गुमेंट में क्या होगा। आप देखिए कि अगर हमारे पास सेकंड आर्गुमेंट में ये कंडीशन अगर हम पहले चेक करें, अगर आपके पास सेकंड आर्गुमेंट में सम आ जाता है कोई से दो फैक्टर्स का, तो इसे भी आप बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट आर्गुमेंट में सेपरेट कर लिया था, आप सेपरेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, इस वेक्टर का ये जो फर्स्ट वेक्टर वी है इसके साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा, प्लस फिर जो सेकंड वेक्टर था सम में इसका भी क्या होगा, यू के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो सम तो बिल्कुल सिंपल था, जैसे हमने पहले किया वैसे हो गया। इसी तरह उसके बाद हमारी जो सेकंड कंडीशन थी कि अगर आपके पास फर्स्ट आर्गुमेंट में वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही स्केलर हमारे पास सेकंड आर्गुमेंट में आ जाता है, यानी वेक्टर जो सेकंड वेक्टर है हमारा v, इसके साथ अगर ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर हम इसे किस तरह से बाहर निकालेंगे। आप देखिए कि यहाँ हम अपनी ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। आप क्या करेंगे, इस वेक्टर को फर्स्ट आर्गुमेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। यानी हम इसको जब इसकी जगह चेंज करेंगे, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई से दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट आ रहा है, अगर आप इन वेक्टर्स की जगह चेंज करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट आर्गुमेंट में आ जाएगा, लेकिन विद कॉन्जुगेट हमारे पास इनर प्रोडक्ट क्या क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब अगर हम इस स्केलर को बाहर निकालना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जो स्केलर है क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेट आ रहा है तो ये कॉन्जुगेट के साथ बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा, वी यू इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट। और वी यू इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट को बाय डेफिनेशन फिर से आप क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। यानी अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट है यू और वेक्टर ए वी का, और आप इस स्केलर को बाहर निकालना चाहते हैं, जब ये सेकंड आर्गुमेंट में आ रहा है तो ये स्केलर बाहर आ जाएगा लेकिन विद कॉन्जुगेट, और बाकी यू वी इनर प्रोडक्ट एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अब हम चेक करते हैं लिनियरिटी कंडीशन को सेकंड आर्गुमेंट में। अब जब हम दोनों कंडीशंस को सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं, अब हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं सेकंड आर्गुमेंट में और चेक करते हैं क्या इनर प्रोडक्ट सेकंड आर्गुमेंट में लीनियर है। ठीक है। चलिए जी, u1 ले लेते हैं यहाँ पे, या हम ले लेते हैं a2u2 प्लस a3u3। ये मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया सेकंड आर्गुमेंट में। अब आप देखिए कि अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूँ, या हमने एक और कंडीशन अभी चेक की थी स्केलर मल्टीपल वाली, और यहाँ हमारे पास जब सेकंड आर्गुमेंट में आपके पास स्केलर आ रहा था, इसे अगर आप बाहर निकालते हैं तो ये कॉन्जुगेट के साथ बाहर आता है और यू वी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट एज इट इज आ जाता है। अब आप देखिए कि अगर मैं ये सेकंड फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करूँ तो ये जो सम है ये सेपरेट हो जाएगा मेरे पास इस वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट में। u1 का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा a2u2 के साथ भी, प्लस इसका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा a3u3 के साथ भी। u1 इनर प्रोडक्ट a3u3। अब आप देखेंगे ये हमारी जो सेकंड कंडीशन थी, अगर हम इसे अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है इस सेकंड आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसे बाहर निकालती हूँ तो ये विद कॉन्जुगेट बाहर आएगा और इनर प्रोडक्ट u1 u2 एज इट इज इसी तरह। ठीक है। इसी तरह यहाँ से जब आप इस स्केलर को बाहर निकालेंगे ये भी विद कॉन्जुगेट बाहर आएगा, इनर प्रोडक्ट u1 u3 एज इट इज। यानी हमारे जो इनर प्रोडक्ट है ये फर्स्ट आर्गुमेंट में तो लीनियर था, लेकिन जो सेकंड आर्गुमेंट में ये क्या है, कॉन्जुगेट लीनियर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लीनियरिटी कंडीशन तो होल्ड कर रही है, स्केलर बाहर आ गए लेकिन विद कॉन्जुगेट, इस वजह से इनर प्रोडक्ट सेकंड आर्गुमेंट में क्या है, कॉन्जुगेट लीनियर है। यानी इन जनरल हमारे पास इनर प्रोडक्ट लीनियर नहीं है, फर्स्ट आर्गुमेंट में ये लीनियर है और सेकंड आर्गुमेंट में क्या है, कॉन्जुगेट लीनियर है। इसे हम क्या कह सकते हैं, वन एंड हाफ लीनियर। इनर प्रोडक्ट इज वन एंड हाफ लीनियर, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, सस्की लीनियर। ठीक है। अब आप देखें कि अगर हमारी फील्ड जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाती है तो फिर उस सूरत में ये जो सेकंड आर्गुमेंट है इसमें भी ये क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। किस तरह से, चेक कर लेते हैं। अगर हमारी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है तो फिर ये सेकंड आर्गुमेंट में भी लीनियर होगी। अब देखिए हमने अभी चेक किया कि इन जनरल तो हमारे पास सेकंड आर्गुमेंट में ये लीनियर नहीं है बल्कि कॉन्जुगेट लीनियर है, लेकिन अगर हमारी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास लीनियरिटी होल्ड कर जाएगी, क्योंकि ए उस सूरत में अगर आपकी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है तो ये जो स्केलर होंगे ये रियल नंबर होंगे, और a2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, a2 के इक्वल होगा, u1 u2, और a3 का कॉन्जुगेट भी a3 के इक्वल होगा। ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा u1 u3। तो सिंपल बात क्या हुई कि अगर आपके पास फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है तो उस सूरत में ये जो इनर प्रोडक्ट होगा ये लीनियर होता है फर्स्ट आर्गुमेंट में भी और सेकंड आर्गुमेंट में। और अगर आपके पास फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर फर्स्ट आर्गुमेंट में इनर प्रोडक्ट लीनियर होगा और सेकंड आर्गुमेंट में क्या होगा, कॉन्जुगेट लीनियर होगा। ठीक है। इस बात को आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि हमने यूज किया है अगर हमारी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर हो जाती है, अगर हम फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर ले रहे हैं,
ठीक है। और हम सेकंड आर्गुमेंट में लिनियरिटी कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, तो आप देखें U1 हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन A2 U2 प्लस A3 U3। और आपको पता है कि ये जो U1 U2 U3 ये वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस के, और जितने भी स्केलर हम यूज कर रहे हैं ये फील्ड के एलिमेंट हैं, यानी यहाँ पे हम सेट ऑफ रियल नंबर को यूज कर रहे हैं तो ये रियल नंबर है। अब आप देखिए जब आप फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर को यूज करते हैं तो एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है तो उस सूरत में इनर प्रोडक्ट ऑफ UV इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ VU। तो यहाँ आप इनकी जगह चेंज कर सकते हैं विदाउट कॉन्जुगेट। आपके पास आ जाएगा A2 U2 प्लस A3 U3 और U1 एज इट इज। अब क्योंकि फर्स्ट आर्गुमेंट में आ गया, फर्स्ट आर्गुमेंट में हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि जो इनर प्रोडक्ट होता है वो लीनियर होता है। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा A2 U2 इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद U1, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा A3 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 विद U1। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हमारी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर होती है तो जो इनर प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट आर्गुमेंट में भी लीनियर होगा और सेकंड आर्गुमेंट में भी लीनियर होगा। और अगर आपकी फील्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी तो फर्स्ट आर्गुमेंट में लीनियर और सेकंड आर्गुमेंट में क्या होगा, कॉन्जुगेट लीनियर होगा इनर प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की। जी एग्जांपल नंबर 1, let UV belongs to Rn where U equals to U1 U2 up to so on UN and V equals to V1 V2 up to so on Vn, then the dot product inner product of UV is equal to U1 V1 plus U2 V2 plus up to so on plus UN Vn is an inner product on Rn। हमें Rn वेक्टर स्पेस गिवन है, वेक्टर स्पेस है Rn ओवर R। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस हमें गिवन है और हमें वेक्टर्स इसके दे दिए गए हैं कि U और V जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, और जो इनर प्रोडक्ट हमें डिफाइन करके दिया गया है इनर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन किया गया। इनर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जा सकता है किसी भी वेक्टर स्पेस से, वेक्टर स्पेस पे। ठीक है, लेकिन अगर हम वेक्टर स्पेस Rn में जो हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है वो हम डॉट प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास इन दोनों वेक्टर का क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह से लेते हैं, फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस सेकंड को सेकंड से, सॉरी कंपोनेंट को कहना चाहिए हमें, फर्स्ट कंपोनेंट को हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस सेकंड कंपोनेंट को सेकंड से, थर्ड कंपोनेंट को थर्ड से एंड अप टू सो ऑन nth कंपोनेंट को हम nth कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके हम सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम Rn वेक्टर स्पेस पे इनर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन करते हैं तो फिर हम इस इनर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये जो वेक्टर स्पेस है Rn के ऊपर ये एक इनर प्रोडक्ट बन जाता है। हम चेक करेंगे कि इनर प्रोडक्ट की जो कंडीशंस हैं वो इसके थ्रू क्या होती हैं, पूरी हो जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट हमें डिफाइन करके दिया गया है इनर प्रोडक्ट इस तरह से डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, ये Rn के ऊपर एक इनर प्रोडक्ट है, इसे हमें प्रूव करना है। और दूसरी बात यह है कि जब हम इनर प्रोडक्ट को Rn के ऊपर डॉट प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन करते हैं तो ये एक स्पेशल इनर प्रोडक्ट बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट जो है वो Rn पे डिफाइन किए जा सकते हैं, लेकिन जब आप डॉट प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन करेंगे इनर प्रोडक्ट को तो फिर आप इसे कहेंगे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। अब हमें ये चेक करना है कि जब हम इनर प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं तो क्या ये Rn वेक्टर स्पेस पे एक इनर प्रोडक्ट है, यानी आप ये कह सकते हैं क्या Rn जो वेक्टर स्पेस है ये इस इनर प्रोडक्ट के साथ एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बनती है, क्या ये इनर प्रोडक्ट इस पे डिफाइंड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी तीन कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। और तीन कंडीशंस कौन सी है, हमने डिस्कस किया था कि आपके पास अगर कोई से भी आर्बिट्री वेक्टर्स ले u v w आप वेक्टर स्पेस में से u प्लस v w, तो ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वेक्टर आ जाएगा इस थर्ड वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट में, प्लस फिर ये जो सेकंड वेक्टर है ये भी इसके साथ आ जाएगा v w। और एक हमने कंडीशन चेक की थी कि अगर आपके पास फर्स्ट आर्गुमेंट में स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर के साथ, ठीक है, और इसका इनर प्रोडक्ट है किसी वेक्टर v के साथ, तो स्केलर को आप बाहर निकाल सकते हैं, इनर प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास uv का। अब हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन भी कर सकते हैं एक ही कंडीशन में। फिर हम क्या चेक करते हैं, हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं यहाँ पे au प्लस bv, इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं थर्ड वेक्टर v के साथ, ये जो स्केलर है ये बाहर आ जाता है, क्या होगा, ये जो फर्स्ट वेक्टर है ये इसका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा w के साथ, ये आ जाएगा uw। फिर ये जो स्केलर है ये भी बाहर आ जाएगा और इस सेकंड वेक्टर का भी इनर प्रोडक्ट आ जाएगा इस थर्ड वेक्टर के साथ vw। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इस कंडीशन को चेक करेंगे और सेकंड कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर स्पेस है ये ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर है। तो हमने ये देखा था कि जब हमारी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर होती है तो ये जो हमारी कंडीशन थी इनर प्रोडक्ट uv इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट vu कॉन्जुगेट, ये किस में चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती है इनर प्रोडक्ट uv इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ vu। तो यहाँ हमारी क्योंकि फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर है तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करेंगे। सेकंड हमें चेक करना है इनर प्रोडक्ट ऑफ uv इक्वल होना चाहिए इनर प्रोडक्ट ऑफ vu फॉर ऑल uv बिलोंग्स टू Rn, क्योंकि हमारी वेक्टर स्पेस यहाँ पे Rn है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि जब भी आप सेम वेक्टर का
इनर प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे आप यू ले लें यहाँ पे, चाहे आप वी ले लें, तो ये हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। और इनर प्रोडक्ट यू विद यू इक्वल टू जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ अगर आपके पास ये जो वेक्टर है जिसका आप इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इट सेल्फ जीरो हो जाए। तो ये तीन कंडीशन हम चेक किया करेंगे। चेक कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को चेक करने के लिए आर्बिट्ररी वेक्टर्स ले लेंगे यूवी आर एन में से, और आर्बिट्ररी स्केलर्स ले लेंगे ए बी, सॉरी हमें तीन वेक्टर्स चाहिए यू वी डब्ल्यू, आर एन से ले लिए। और हम ले लेते हैं आर्बिट्ररी स्केलर्स ए बी फ्रॉम फील्ड, जो कि हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर होगी। अब हमें ये चेक करना है कि इन द प्रोडक्ट ऑफ ए यू प्लस बी वी इक्वल होना चाहिए ए यू प्लस बी वी विद डब्ल्यू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए इंटू इन द प्रोडक्ट ऑफ यू वी प्लस बी इन द प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू, ये हमें चेक करना है। चलें जी, कंसीडर कर लेते हैं हम। अब देखिए कि u और v तो हमें पता है u इक्वल है आपके पास u1 u2 एंड अप टू सो ऑन un, और v किसके इक्वल है v1 v2 एंड अप टू सो ऑन vn। w को हम ले लेते हैं w इक्वल्स टू w1 w2 अप टू सो ऑन wn। ठीक है, कंसीडर कर लें लेफ्ट साइड को, हम कंसीडर कर लेते हैं au प्लस bv, इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे w के साथ। आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस सम की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस सम क्या आएगा आपके पास, चाहे तो यहीं पे फाइंड कर लें, चाहे आप सेपरेटली फाइंड कर लें। हम यहाँ पे सेपरेटली कर लेते हैं ताकि हमारे यहाँ पे जो है वो जगह की वजह से। ठीक है, हम ए यू प्लस बी भी फाइंड कर लेते हैं पहले। ए किसके इक्वल है, सॉरी यू किसके इक्वल है u1 u2 एंड अप टू सो ऑन un प्लस बी, और v इक्वल है v1 v2 एंड अप टू सो ऑन, ये vn आ जाएगा। अब आप देखिए कि आर एन के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, ये जो स्केलर है हर एक कंपोनेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा ए यू वन ए यू टू एंड अप टू सो ऑन ए यू एन प्लस, ये स्केलर भी अंदर जाके हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा बी वी वन। ठीक है, फिर आ जाएगा बी वी टू एंड अप टू सो ऑन बी वी एन। अब आप देख सकते हैं ये दोनों आर एन के वेक्टर्स हैं, और आर एन वेक्टर स्पेस में एडिशन किस तरह से होती है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड में ऐड होगा। यानी ये जो ऐड होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट क्या है ए यू वन, ये किस में ऐड होगा, फर्स्ट कंपोनेंट में जो कि बी वी वन है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड में ऐड होगा ए यू टू प्लस आ जाएगा बी वी टू एंड अप टू सो ऑन, हमारे पास क्या आएगा ए यू एन प्लस बी वी एन। ये हमारे पास ये जो सम था ये आ गया। ठीक है, और इसका इनर प्रोडक्ट लेना हमने w के साथ। w किसके इक्वल है, आप लिख सकते हैं w इक्वल है w1 w2 एंड अप टू सो ऑन wn। ये हमारे पास वेक्टर्स आ गए। अब आप देखिए हमारा जो इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, ये किस तरह से डिफाइंड है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट कंपोनेंट को डॉट प्रोडक्ट की तरह। तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है किस तरह से होता है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई प्लस, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई प्लस, एंड अप टू सो ऑन nth कंपोनेंट को nth से मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा वो क्या है ए यू वन प्लस बी वन, इसे आपने फर्स्ट कंपोनेंट यानी डब्ल्यू वन से मल्टीप्लाई करना है। ए यू वन प्लस बी वी वन इंटू आपके पास डब्ल्यू वन आ जाएगा, प्लस यहाँ से सेकंड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा ए यू टू प्लस बी वी टू इंटू डब्ल्यू टू आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन ये जो nth कंपोनेंट है हमारे पास ए यू एन प्लस बी वी एन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डब्ल्यू एन के साथ। ठीक है, अब हमने सिंपली करना क्या है, हमने ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं W1 के साथ W2 अप टू WN के साथ ये मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। उसके बाद जो A वाले हैं जिनमें स्केलर A यूज हो रहा है उन्हें सेपरेट कर लें, और जिनमें स्केलर B यूज हो रहा है इन्हें आप सेपरेट कर लें। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखें मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा AU1, ये आ जाएगा AU1 W1। ठीक है, हम W1 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, प्लस BV1 W1, फिर आ जाएगा AU2 W2 प्लस BV2 W2 प्लस अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा AUN WN। ठीक है, प्लस BVN WN। अब A वाले सेपरेट कर लें, B वाले सेपरेट कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे A आ रहा है AU1, जितने भी U वाले हैं उनके साथ हमारे पास A आ रहा है, और जितने भी V वाले हैं उनके साथ हमारे पास B आ रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा AU1 W1 प्लस AU2 W2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AUN WN आ गया। फिर प्लस B वाले हमने सेपरेट कर लिए, BV1 W1 प्लस BV2 BV2 W2 प्लस अप टू सो ऑन BVN WN।
अब आप देख सकते हैं यहाँ से ए को कॉमन लिया जा सकता है। जब हम ए को कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए, अंदर बचेगा u1 w1 प्लस u2 w2 प्लस अप टू सॉन प्लस un wn, और इनसे हम b कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा v1 w1 प्लस v2 w2 प्लस अप टू सॉन प्लस vn wn। ठीक है, आप देखिए कि ये जो हमारे पास ये आ रहा है u1 w1 प्लस u2 w2 प्लस अप टू सॉन प्लस un wn, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर u का और w का। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आएगा तो वो क्या बन जाएगा, इनका इनर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्योंकि u और w का डॉट प्रोडक्ट आ रहा था, इस वजह से ये इनर प्रोडक्ट बन गया हमारे पास u का और w का प्लस। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वेक्टर v का और w का, इसका मतलब ये v और w का इनर प्रोडक्ट आ गया। तो आप देखिए हमारी सेकंड जो फर्स्ट कंडीशन है वो पूरी हो चुकी है कि अगर आप au प्लस bv इस लीनियर कॉम्बिनेशन का इनर प्रोडक्ट लेते हैं w के साथ, तो ये जो स्केलर है बाहर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरी जो हमारे पास वेक्टर है इनका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा w के साथ विद सम। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो पूरी हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन हमें चेक करनी है, हम इनर प्रोडक्ट लेंगे uv का, तो ये इक्वल होना चाहिए इनर प्रोडक्ट ऑफ vu। ठीक है, सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए हमने वेक्टर u और v को ले लिया है Rn से, आर्बिट्ररी वेक्टर्स हैं। ठीक है जी, u को हमने ले लिया है u1 u2 एंड अप टू सॉन un, और v को हम ले लेते हैं v1 v2 एंड अप टू सॉन vn। अब हमें चेक करना है इनर प्रोडक्ट ऑफ uv को, कंसीडर कर लें इनर प्रोडक्ट ऑफ uv इक्वल्स टू, इनर प्रोडक्ट ऑफ uv किसके इक्वल है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के। हमारे पास आ जाएगा u1 v1 प्लस u2 v2 अप टू सॉन। ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस un vn। ठीक है, अब आपको बताया कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे u1 u2 अप टू सॉन un या v1 v2 अप टू सॉन vn, ये जो कंपोनेंट है इन वेक्टर्स के, ये रियल नंबर है। ठीक है, और रियल नंबर में आपको पता है कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर एक फील्ड बना रहा है, और अगर ये फील्ड है फिर नॉन जीरो एलिमेंट के साथ ये क्या बनाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। इस वजह से इसमें कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। तो आप इन दोनों ये जो हमारे पास रियल नंबर है इन्हें कम्यूट करके लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसे u1 v1 u1, इसे आप लिख सकते हैं v2 u2 अप टू सॉन हमने लिख दिया vn un। अब आप देखें कि हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वेक्टर v और u का, यानी ये इनर प्रोडक्ट आ गया आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ vu। तो हमने सेकंड कंडीशन जो है वो हमारी यहाँ पे पूरी हो रही है कि अगर आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं uv का तो इट इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ vu। अब हम थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनर प्रोडक्ट लेंगे u का विद u, और क्या होना चाहिए, इसे नॉन नेगेटिव होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, u को हम ले लेते हैं u1 u2 अप टू सॉन un बिलोंग्स टू Rn। अब u का इनर प्रोडक्ट कंसीडर करें u के साथ, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, आपने u का डॉट प्रोडक्ट लेना है u के साथ ही, तो क्या आ जाएगा u1 u2 अप टू सॉन un, मैंने दो बार लिख लिया। ठीक है, अब हमें u के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है। हमें क्या इनर प्रोडक्ट है डिफाइंड थ्रू डॉट प्रोडक्ट। आप u का u के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो u1 को जब आप u1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा u1 स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड कंपोनेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे u2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अप टू सॉन nth कंपोनेंट को nth कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो un स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारे पास ये जो स्केयर है, स्केयर हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। u1 स्केयर ये भी नॉन नेगेटिव है। स्केयर जो है वो जीरो हो सकता है रियल नंबर का, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कहते हैं कि जो स्केयर होता है वो या तो जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होता। u1 स्केयर भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, u2 का स्केयर लें तो ये भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, एंड अप टू सोन ये जो nth कंपोनेंट था अगर आप इसका भी स्केयर लेंगे तो ये नॉन नेगेटिव होगा। अब ये सारी वैल्यूज नॉन नेगेटिव है तो जो इनका सम होगा वो भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास सेम वेक्टर का आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। अब हमें ये देखना है कि अगर इनर प्रोडक्ट जीरो है तो ये सिर्फ कब हो सकता है, अगर वो जो वेक्टर है जिसका आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं ये इटसेल्फ क्या हो जाता है, जीरो। अब हम इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रखेंगे कि जो इनर प्रोडक्ट है u का विद u, ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। और अगर ये इक्वल टू जीरो है तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, u इक्वल टू जीरो आना चाहिए।
कन्वर्सली आप क्या कर सकते हैं कि u इक्वल्स टू 0 ले लें, और फिर आपके पास इसका जब आप u को 0 रखें तो फिर इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद u क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कंसीडर कर लेते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद u इक्वल्स टू 0। अब देखिए अभी हमने u का इनर प्रोडक्ट फाइंड किया था, और हमारे पास u के साथ, जब हम u का u के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस un स्क्वायर। अब देखिए कि अगर इनर प्रोडक्ट 0 है तो ये 0 कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ अगर आपके पास ये जो वैल्यू थी इनर प्रोडक्ट की ये क्या हो जाती है, ये 0 हो जाती है। और ये जो वैल्यू है ये 0 कब होगी, जब आपके पास u1 स्क्वायर भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, u2 स्क्वायर भी आपके पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, एंड अप टू सो ऑन ये जो यू एन स्क्वेयर है ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 कब होंगे, जब आप ये जो स्केयर 0 कब होगा, जब जो रियल नंबर आपने लिया जिसका आप स्केयर ले रहे हैं अगर ये इटसेल्फ 0 होगा तो इसका स्केयर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो स्केयर 0 होगा ये कब होगा, जब u1 भी 0 होगा, u2 भी क्या होगा 0, एंड अप टू सो ऑन un क्या होगा, इक्वल्स टू 0। अगर ये सारे के सारे 0 हो जाते हैं तो हमारे पास ये जो स्क्वेयर है ये भी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास u1 भी 0 आ गया, u2 भी 0, एंड अप टू सो ऑन un भी क्या आ गया, 0। तो फिर u वेक्टर किसके इक्वल आ गया, इफ एंड ओनली इफ u जो वेक्टर है ये किसके इक्वल था, हमारे पास ये u1 के इक्वल था, ये क्या आ गया 0, u2 किसके इक्वल था, ये भी 0। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की, अप टू सो ऑन un भी क्या आ गया 0। यानी अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट u का u के साथ 0 आ जाता है तो ये सिर्फ कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ u क्या हो जाए आपका 0। ठीक है, तो हमारी जो लास्ट कंडीशन थी ये हमने पूरी कर ली है। इसका मतलब हमारे पास ये जो इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है थ्रू डॉट प्रोडक्ट, ये आर एन के ऊपर क्या है, एक इनर प्रोडक्ट है। आर एन इस इनर प्रोडक्ट के साथ क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट u v belongs to R scale, u equal to x1 x2, v equal to y1 y2, then inner product of u v equals to x1 y1 minus x1 y2 minus x2 y1 plus 3x2 y2 is an inner product on R scale। अब आप देखेंगे इससे पहले हमने वेक्टर स्पेस आर एन को डिफाइन किया इन जनरल, डिस्कस किया आर एन वेक्टर स्पेस को ओवर आर, और हमने ये देखा कि हमने इनर प्रोडक्ट को डिफाइन किस तरह से किया था, थ्रू डॉट प्रोडक्ट, और वो एक इनर प्रोडक्ट था आर एन के ऊपर। अगर आर स्केयर के लिए आप देखिए यहाँ जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन है ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि आर स्केयर जब हमने आर एन के लिए इन जनरल डिफाइन किया इनर प्रोडक्ट थ्रू डॉट प्रोडक्ट, तो आप इसको आर स्केयर पे भी डिफाइन कर सकते थे। आर स्केयर पे जब आप जो है वो इनर प्रोडक्ट को थ्रू डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो आपके पास क्या आता है, अगर हमारे पास ये कोई से आर्बिट्ररी वेक्टर्स हो आर स्केयर के तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा इनका, फर्स्ट कंपोनेंट को आपने क्या करना है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है x1 y1 प्लस सेकंड कंपोनेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है x2 y2। तो हमारे पास ये जो आर स्केयर है ये इस इनर प्रोडक्ट के थ्रू जो कि हमने डॉट प्रोडक्ट के जरिए डिफाइन किया ये इस पे एक इनर प्रोडक्ट है। इन जनरल हम आर एन के लिए प्रूव कर चुके हैं कि जब भी आप आर एन वेक्टर स्पेस के लिए इनर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा इस पे एक इनर प्रोडक्ट होता है, जिससे हमने नाम दिया था यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट का। अब आप देखिए कि हम आर स्केयर पे एक और इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने जा रहे हैं जो कि डिफरेंट है आपके पास डॉट प्रोडक्ट से। तो इससे इस एग्जांपल से हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उस पे एक से ज्यादा इनर प्रोडक्ट डिफाइन किए जा सकते हैं। एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपने आर स्केयर आर एन पे इन जनरल हमने डिफाइन किया था थ्रू डॉट प्रोडक्ट। अब आप देखें कि हम एक और इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने जा रहे हैं आर स्केयर के ऊपर, वो कौन सा है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इक्वल्स टू, आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आपने फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है माइनस फिर फर्स्ट कंपोनेंट को आपने क्या करना है सेकंड कंपोनेंट से, ये जो हमारा दूसरा वेक्टर है इसके सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस फिर जो सेकंड कंपोनेंट था इसको आपने सेकंड वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है प्लस 3, फिर 3 आ जाएगा आपके पास और यहाँ से भी सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ के सेकंड कंपोनेंट से। ये हमें डिफाइन करके खुद से दिया गया है। हमें ये चेक करना है कि अगर हम इनर प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं तो ये भी आर स्केयर के ऊपर क्या बनता है, एक इनर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसमें एक से ज्यादा इनर प्रोडक्ट डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हमें हमारी वही 3 कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि अगर आपके पास यू वी डब्ल्यू कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर्स हो आर स्केयर के और ए भी हमारे पास आर्बिट्ररी स्केलर्स हो फील्ड में से, जो कि यहाँ पे क्या हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, तो ए यू प्लस बी वी इनर प्रोडक्ट विद डब्ल्यू ये इक्वल होना चाहिए ए इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद डब्ल्यू। ठीक है, प्लस बी बाहर आ जाएगा और ये जो सेकंड वेक्टर है इसका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा डब्ल्यू के साथ। फर्स्ट कंडीशन यही रहेगी। सेकंड कंडीशन हमें क्या चेक करनी है कि जब भी आप कोई से दो आर्बिट्ररी वेक्टर्स लें यू वी आर स्क्वायर में से तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू डब्ल्यू सॉरी यू वी ये इक्वल होना चाहिए इनर प्रोडक्ट ऑफ वी
वी यू। क्यों? क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, इस वजह से हमें ये चेक करना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इक्वल होना चाहिए इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू। अगर आपके पास यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड होता तो फिर आप क्या चेक करते कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इक्वल होना चाहिए इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू कॉन्जुगेट, फिर हम ये चेक करते हैं। लेकिन अब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर होगी तो ये जो कंडीशन है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमें क्या चेक करनी है कि इनर प्रोडक्ट है जब भी आप सेम वेक्टर्स का, तो ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो इनर प्रोडक्ट है ये जीरो कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ अगर ये जो वेक्टर है ये इटसेल्फ क्या हो जाए जीरो। तो ये तीन कंडीशंस हमें चेक करनी है। अब फर्स्ट कंडीशन के लिए चेक करते हैं, सबसे पहले आर्बिट्ररी वेक्टर्स ले लेते हैं आर स्क्वायर के। हम ले लेते हैं यू वी डब्ल्यू फ्रॉम आर स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू को आप ले लें x1 x2, वी को हम ले रहे हैं y1 y2, तो फिर आप w को क्या ले लें, w को हम ले लेते हैं z1 z2। अब हमने ले लिया, अब कंसीडर करेंगे लेफ्ट साइड को जिस तरह हमने पहले किया था, इनर प्रोडक्ट ए यू प्लस बी वी वी डब्ल्यू से कंसीडर कर लिया। अब आप देखिए सबसे पहले तो आप ये सम फाइंड करेंगे, तो आपके पास ये सम क्या आ जाएगा, ए यू प्लस बी वी। पहले आप यहाँ सम फाइंड कर ले, चाहे तो आप यहाँ पे भी सम फाइंड कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ जगह कम है तो मैं सेपरेट फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू रख दूंगी। ए यू वन यू इक्वल है मेरे पास x1 x2 के प्लस बी वी इक्वल है y1 y2 के। तो सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस आर स्केयर है तो इन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये किस तरह से डिफाइन होगी इस वेक्टर स्पेस में, ये जो स्केलर है दोनों कंपोनेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स वन ए एक्स टू प्लस यहाँ आ जाएगा बी वाई वन बी वाई टू। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ऐड हो रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड होगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन आ जाएगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड में ऐड होगा, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, हमारे पास आया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर ये जो सम था ये आ गया। और w वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल है, w इक्वल है z1 z2। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डिफाइंड इनर प्रोडक्ट हमें इसे अप्लाई करना है। क्या करेंगे, आपने क्या करना है, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसे फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये क्या है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो क्या है z1, फिर माइनस आएगा, फिर जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसको आपने क्या करना है, ये जो सेकंड वेक्टर था इसके सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, इसे हमने यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है, ये z2 आ जाएगा, फिर माइनस आएगा, फिर यहाँ से आपने सेकंड कंपोनेंट को पकड़ना है और इसके फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है, ये आ जाएगा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके फर्स्ट कंपोनेंट से वो क्या है z1, फिर प्लस थ्री आएगा, फिर दोनों जो वेक्टर है उनके सेकंड कंपोनेंट आपने मल्टीप्लाई करने, यहाँ से सेकंड कंपोनेंट है ए एक्स टू प्लस बी वाई टू। ठीक है, और यहाँ से सेकंड कंपोनेंट है z2। अब फिर से हमारा काम क्या होगा, जिसमें आपके पास ए इन्वॉल्व है उन्हें सेपरेट करेंगे और जिनमें बी इन्वॉल्व है उन्हें हम सेपरेट कर लेंगे। जी हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर ले, साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं और ए वालों को इकट्ठा करते जाते हैं। यहाँ देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स वन जी आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्स वन जी, फिर यहाँ से ए में कौन सा कंपोनेंट आएगा, माइनस ए जी टू एक्स वन माइनस ए एक्स वन जी टू। ठीक है, यहाँ से माइनस ए एक्स वन इंटू जी टू आया, और यहाँ से देखिए आपके पास क्या आएगा, माइनस ए एक्स टू जी वन माइनस ए एक्स टू जी वन आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, प्लस थ्री ए एक्स टू जी टू, ये सारे ए वाले आ गए, प्लस अब बी वालों को इकट्ठा करें, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, बी वाई वन जी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये जी वन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास ये जी वन है, उसके बाद ये जी वन हो गया, यहाँ से देखिए सेकंड कंपोनेंट आपके पास क्या आएगा, माइनस बी वाई वन जी टू माइनस बी वाई वन जी टू आ जाएगा,
यहाँ से b का कंपोनेंट आपके पास क्या आएगा, माइनस b y2 z1, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, प्लस 3 b y2 z2। अब आप देख सकते हैं यहाँ से a को कॉमन लिया जा सकता है, a को कॉमन ले लूंगी, अंदर क्या बचेगा, x1 z1 माइनस x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस 3x2 z2, और यहाँ से हम b को कॉमन ले लें तो y1 z1 माइनस y1 z2 माइनस y2 z1 प्लस 3y1 z2। अब आप देखें कि जो हमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन करके दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट किसका आ जाएगा, वेक्टर u का विद w, तो ये इनर प्रोडक्ट आ गया u का w के साथ, ठीक है, प्लस, और इस पे अगर आप गौर करें तो ये वेक्टर v और हमारे पास w जो वेक्टर है उनका इनर प्रोडक्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड इनर प्रोडक्ट, हमारे पास क्या आ जाएगा v w। तो आप देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो चुकी है, हमारे पास ये स्केलर बाहर आ गया a, इस वेक्टर का इसके साथ इनर प्रोडक्ट आ गया, प्लस ये जो स्केलर था ये भी बाहर आ गया, और ये जो वेक्टर v है इसका इनर प्रोडक्ट आ गया w के साथ। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो पूरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें देखनी है कि अगर हमारी फील्ड यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर हो, आप देख सकते हैं आर स्क्वायर में ये जो वेक्टर स्पेस है ये ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर है, तो सेकंड कंडीशन हमें ये चेक करनी है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी सेम होना चाहिए इनर प्रोडक्ट वी यू के, ठीक है। आर्बिट्ररी वेक्टर्स ले लेंगे आर स्क्वायर में से और चेक करेंगे इस कंडीशन। जी, यू वी लेट कर लेते हैं, यू वी कोई से आर्बिट्ररी वेक्टर्स हैं आर स्क्वायर के, ठीक है, तो फिर यू को हम ले लेते हैं x1 x2 और v को हम ले लेते हैं y1 y2, ठीक है। अब इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी किसके इक्वल है, ये हमें डिफाइन करके दिया गया है, ये इक्वल है x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस y2 x1 x1 y2 माइनस x2 y1, x1 है और यहाँ पे x2 y1 आ जाएगा प्लस 3x2 y2, ठीक है। अब आप देखिए क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं x1 x2 y1 y2 ये सारे रियल नंबर, तो आप इनको कम्यूट करके लिख सकते हैं, ये आ जाएगा y1 x1, ये आ जाएगा y2 x1, ये आ जाएगा y1 x2, और क्या आ जाएगा हमारे पास 3y2 x1। इसका मतलब ये जो इनर प्रोडक्ट होगा फिर ये vu का इनर प्रोडक्ट होगा, तो ये किसके इक्वल आ गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ vu। तो हमारी सेकंड कंडीशन पूरी हो चुकी है कि अगर आप इनर प्रोडक्ट यू वी लें तो ये इक्वल है हमारे पास इनर प्रोडक्ट वी यू के। अब हमारी लास्ट कंडीशन रह गई थर्ड कंडीशन, हम चेक करेंगे कि जब हम सेम वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लें तो ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और फिर हम क्या चेक करेंगे कि अगर आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं सेम वेक्टर्स का, ये इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो ऐसा सिर्फ कब हो सकता है, इफ एंड ओनली अगर वो वेक्टर इटसेल्फ क्या होगा, जीरो। तो पहले हम इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं, इनर प्रोडक्ट लें यू का यू के साथ, यू हमारे पास किसके इक्वल है, x1 x2, यू इक्वल है x1 x2 के। तो इनर प्रोडक्ट जब आप यू का यू के साथ लेंगे तो आप चेक करें जरा क्या करें, क्या होगा हमारे पास, ये जो दोनों वेक्टर हैं ये हमारे पास सेम है। अब हमारे पास v भी इक्वल्स टू यू है x1 x2, अब लगाएं जरा इधर वैल्यू x1, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है आपने सेकंड वेक्टर के, तो आपके पास x1 इंटू x1 बनेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा x1 स्क्वायर, फिर माइनस, फिर आपने ये फर्स्ट कंपोनेंट लेना है फर्स्ट वेक्टर का, इसे मल्टीप्लाई करना है सेकंड वेक्टर के सेकंड कंपोनेंट से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास आएगा फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा x1 x2 माइनस, फिर जो हमारा फर्स्ट वेक्टर था उसका सेकंड कंपोनेंट लेना है और जो सेकंड वेक्टर है उसका फर्स्ट, यानी आपने इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आ जाएगा माइनस x2 x1, फिर आपके पास आ जाएगा 3, फिर हमने क्या करना है दोनों वेक्टर्स के सेकंड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो यहाँ से भी x2 यहाँ से भी x2, ये क्या आ गया 3x2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x1 x2, और x2 x1 ये दोनों क्या है, सेम है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी x1 और x2 और x2 x1 ये दोनों सेम है, कम्यूट कर सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर है, ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स x1 x2 और यहाँ से 3x2 स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, इस 3 को मैंने डिवाइड कर लिया, x2 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर मैंने लिख लिया। अब आप देखिए अगर गौर करें तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया किसका, x1 माइनस x2 स्क्वायर का, और इसी तरह ये हमारे पास 2x2 स्क्वायर एज इट इज। अब आप देखिए मैंने इनर प्रोडक्ट लिया था u का u के साथ, ठीक है, x यहाँ हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अगर रियल नंबर का स्क्वायर आता है तो वो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ये भी नॉन नेगेटिव है ये भी नॉन नेगेटिव है,
टू के साथ मल्टीप्लाई होने पे भी नॉन नेगेटिव रहेगा, नॉन नेगेटिव का सम भी नॉन नेगेटिव, तो आपके पास क्या आ गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू, ये नॉन नेगेटिव आ गया। तो हमारा जो आधा काम है यहाँ से हो चुका है। अब हमें ये चेक करना है कि अगर इनर प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स का जीरो आ रहा है तो कब हो सकता है, अगर वो वेक्टर इटसेल्फ क्या हो, जीरो। अब हमें इसे चेक करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो यू का इनर प्रोडक्ट है इसको इक्वल टू जीरो ले लेंगे। ये कंसीडर कर लेंगे कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। आप देखिए अभी हमने इनर प्रोडक्ट फाइंड किया है यू का विद यू, तो ये किसके इक्वल आया, एक्स वन माइनस एक्स टू स्केयर प्लस टू एक्स टू स्केयर। तो ये जो इनर प्रोडक्ट है ये जीरो कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ अगर इसकी जो वैल्यू है ये जीरो हो जाए तभी ये इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। हमारे पास आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू स्केयर प्लस टू एक्स टू स्केयर इक्वल टू जीरो। और ये जीरो कब होगी, जब ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, आपके पास स्केयर की होगी ये भी जीरो हो जाएगी, टू तो जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारे पास कब क्या आएगा, ये वैल्यू हमारे पास जीरो कब होगी, ये सम जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स वन माइनस एक्स टू स्केयर ये भी क्या हो जाए जीरो, और ये जो आपके पास एक्स टू स्केयर है ये भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर एक्स टू स्केयर जीरो है तो इसका मतलब फिर एक्स टू इटसेल्फ क्या है, जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स टू जीरो। और यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखें अगर हम इसे कंसीडर करते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू स्केयर होल स्क्वायर, ये भी अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, स्केयर जीरो कब होगा, जब ये जो वैल्यू है रियल नंबर जिसका आप स्केयर ले रहे हैं ये जीरो है, यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एक्स टू किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के, तो इसका मतलब फिर एक्स वन भी जीरो है। तो हमारा क्या बना यहाँ से, हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया, अब देखिए हमने कंसीडर किया था यू को इन अ प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू इक्वल टू जीरो। हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि ये इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, इफ एंड ओनली अगर आपके पास ये वैल्यू भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। तो फिर हमने जब इस कंडीशन को आगे लेके चले तो हमारे पास क्या रिजल्ट बना कि अगर आपके पास क्या आ जाए, एक्स वन भी जीरो आ जाए और एक्स टू भी जीरो आ जाए, ये सिर्फ तभी जीरो हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स वन भी जीरो है एक्स टू भी जीरो है तो यू किसके इक्वल था, यू इक्वल था हमारे पास एक्स वन एक्स टू के। जब एक्स वन भी जीरो है एक्स टू भी जीरो है तो इसका मतलब फिर आपके पास हमारे पास ये जो एक्स वन एक्स टू है ये क्या है, जीरो है। ठीक है, ये क्या है, जीरो जीरो के इक्वल है। या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, हमारे पास क्या है, u इक्वल टू जीरो। तो हमने जो हमारी लास्ट कंडीशन थी ये पूरी हो गई है कि जब आप इनर प्रोडक्ट को सेम वेक्टर के साथ इक्वल टू जीरो रखते हैं तो ये सिर्फ तभी हो सकता है इफ एंड ओनली अगर वो वेक्टर इटसेल्फ क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन हो और आपको इनर प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन करके जो है वो दिया गया हो, तो आप चेक कर सकते हैं कि वो आर जो भी आपकी वेक्टर स्पेस थी उसके ऊपर एक इनर प्रोडक्ट है या नहीं। अगर वो इन कंडीशंस को पूरा करेगा तो वो उस पर एक इनर प्रोडक्ट होगा, और हमारी वेक्टर स्पेस उस इनर प्रोडक्ट के साथ क्या बन जाएगी, इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगी। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वायलेट कर जाती है तो वो फिर हमारी वेक्टर स्पेस के ऊपर एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लेट v be the vector space of all real valued functions on the interval a less equals to t less equals to b, then for fg belongs to v, inner product of fg is defined as integral from a to b f of t into g of t dt is an inner product on v। हमें वेक्टर स्पेस गिवन है ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की, यानी हमारे पास यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और हमें ये देखना है कि ये जो हमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन करके दिया गया है, ठीक है, ये वी पे क्या है, एक इनर प्रोडक्ट है, यानी हम अभी तीन कंडीशंस को चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस गिवन है, आर्बिट्ररी वेक्टर्स ले लेते हैं एफ सॉरी फंक्शंस ले लेते हैं इस वेक्टर स्पेस के एफ जी एच बिलोंग्स टू वी। ठीक है, वेयर एफ जी एच आर फंक्शंस ऑफ टी। ठीक है, और आर्बिट्री स्केलर्स ले लेते हैं। आप देखिए क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है वो इंटरवल में यूज हो रहे हैं तो हम स्केलर को अल्फा बीटा ले लेते हैं। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। हमें ये चेक करना है कि अगर आपके पास अल्फा एफ प्लस बीटा जी इसका इनर प्रोडक्ट आ जाए एच के साथ तो फिर ये जो स्केलर है ये बाहर आ जाएगा। इस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जो है वो किसके साथ आ जाएगा, इसका एच के साथ, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एच प्लस, और ये जो स्केलर बीटा ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये जो हमारा सेकंड फंक्शन है इसका भी क्या होगा, इनर प्रोडक्ट आ जाएगा एच के साथ, इनर प्रोडक्ट ऑफ जी एच। पहली कंडीशन हम ये चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन हमें क्या देखनी होती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी ये सेम होना चाहिए एज इनर प्रोडक्ट डी, इनर प्रोडक्ट जी एफ। ठीक है, क्योंकि हमारी फील्ड जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या कम्यूटेटिव है। ठीक है,
थर्ड कंडीशन हमें क्या देखनी है, नॉन नेगेटिव थी। क्या होना चाहिए आपके पास, इनर प्रोडक्ट एफ विद एफ, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। या फिर अगर हम उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, ये भी चेक करनी है हमें। फिर हम ये देखेंगे एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद एफ ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एफ इक्वल्स टू जीरो। तो ये तीन कंडीशन हमें चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, आर्बिट्ररी फंक्शंस ले लेंगे इस वेक्टर स्पेस के, आर्बिट्ररी स्केलर्स अल्फा बीटा ले लेंगे, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एफ जी एच है ये सारे के सारे फंक्शन है टी के। अब कंसीडर कर ले लेफ्ट साइड को, अल्फा एफ प्लस बीटा जी एच। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिफाइन आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ए टू बी। आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो, और जो सेकंड फंक्शन है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या है, अल्फा एफ प्लस बीटा जी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास टी के फंक्शन है सारे के सारे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके पास सेकंड फंक्शन के साथ। सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, एच। ठीक है, जी, ये हमारे पास टी के फंक्शन है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी आपके पास यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट में फंक्शन लिखा होगा वो सेकंड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से हमें डिफाइन करके दिया गया है। तो सेकंड फंक्शन हमारे पास आ जाएगा एच ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा ए टू बी एल्फा एफ ऑफ टी प्लस बीटा जी ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शंस है। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है तो आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर जो है सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो एक फील्ड है। और फील्ड में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करते हैं। ठीक है, फील्ड में मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला अप्लाई होगा। आपके पास ये जो है एच ऑफ टी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, अल्फा बाहर आ गया, एफ ऑफ टी एच ऑफ टी हो जाएगा प्लस बीटा जी ऑफ टी एच ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ए टू बी इंटीग्रल है और डी टी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो इंटीग्रेशन ऑपरेटर होता है ये एक लीनियर ऑपरेटर होता है, यानी अगर आपके पास सम आ रहा है इस तरह से तो ये दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाता है। हमारे पास आ जाएगा ए टू बी अल्फा एफ ऑफ टी, ठीक है, एच ऑफ टी डी टी इसके साथ सेपरेट आ जाएगा, प्लस ए टू बी बीटा जी ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी डी टी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये लीनियर है तो ये स्केलर को बाहर निकाल देता है। आप फर्स्ट स्टेप में भी दोनों काम कर सकते हैं। अल्फा को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, ए टू बी एफ ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी, और यहाँ से बीटा बाहर आ जाएगा, बीटा यहाँ बचा ए टू बी और जी ऑफ टी एच ऑफ टी। ठीक है, आप देखेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब आप एफ ऑफ टी का एच ऑफ टी के साथ को मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट बन जाएगा इन दोनों फंक्शंस का। और इसी तरह यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट बनेगा ये जी और एच फंक्शन का बन जाएगा। हमारे पास आ जाएगा, हमने कंसीडर किया था अल्फा एफ प्लस बीटा जी, इसे हमने कंसीडर किया था विद एच, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास अल्फा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ ये दो फंक्शन कौन से एफ और एच, तो ये इनर प्रोडक्ट आ जाएगा एफ एच का प्लस बीटा, और यहाँ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा जी एच का। तो आप देखें कि हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो चुकी है। ये जो स्केलर थे ये बाहर आ गए, इस वेक्टर का भी इसका जो है वो इस फंक्शन का इसके साथ इनर प्रोडक्ट आ गया, प्लस यहाँ से बीटा बाहर निकल गया, और ये जो हमारा सेकंड फंक्शन था इसका भी इनर प्रोडक्ट आ गया एच के साथ। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई पूरी। अब हमें देखना है सेकंड कंडीशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, आर्बिट्ररी फंक्शंस एफ और जी ले लेंगे, उनके इनर प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे एफ जी के, और ये इक्वल आना चाहिए आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ जी एफ। कंसीडर कर लें इनर प्रोडक्ट एफ जी, ये किसके इक्वल आ जाएगा। और आपको पता है कि ये जो एफ जी है ये हम कहाँ से ले रहे हैं, वेक्टर स्पेस से ले रहे हैं, ये फंक्शन हम वेक्टर स्पेस से ले रहे हैं, और ये सारे के सारे जो फंक्शन है टी के फंक्शन है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी इज इक्वल टू ए टू बी, हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, दूसरी बात क्योंकि ये रियल वैल्यू फंक्शंस हैं तो आप इनको कम्यूट करके लिख सकते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ रियल नंबर है हमारे पास कम्यूटेटिव होल्ड कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा ए टू बी, इसे कम्यूट करने से लिखेंगे तो आपके पास आएगा जी ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब अगर डेफिनेशन को देखें तो ये इनर प्रोडक्ट किसका बन गया, ये इनर प्रोडक्ट बन गया जी एफ फंक्शंस का। तो हमने देखा कि अगर आप इनर प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं एफ जी तो ये किसके इक्वल है, जी इनर प्रोडक्ट ऑफ जी एफ, यानी हमारी सेकंड कंडीशन भी जो है वो पूरी हो चुकी है। अब हमारी लास्ट कंडीशन है थर्ड कंडीशन। हम चेक करेंगे कि जब भी आप सेम फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट लेंगे एफ का एफ के साथ तो आपके पास क्या क्या होगा, ये नॉन नेगेटिव होगा। और इक्वल टू जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ
अगर वो फंक्शन जो आपने लिया था वो क्या हो, इटसेल्फ जीरो फंक्शन हो। ठीक है, कंसीडर कर लें हमने आर्बिट्री फंक्शन ले लिया वेक्टर स्पेस का वी, वेक्टर स्पेस वी में से। ठीक है, इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करें एफ का एफ के साथ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ टी स्क्वायर डी टी। और स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव होता है, और ये हमारे पास क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व, ये हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो हमारी जो थर्ड कंडीशन है, इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि अगर आपके पास आप सेम फंक्शन का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये नॉन नेगेटिव आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद एफ इक्वल टू जीरो है तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एफ इक्वल टू जीरो। अब हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, क्या रखेंगे हम, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद एफ इक्वल टू जीरो रखेंगे। क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट एफ विद एफ इक्वल्स टू जीरो। तो फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ टी। अभी हमने कैलकुलेट किया था इनर प्रोडक्ट एफ विद एफ क्या आया था, एफ ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी। अब ये जो वैल्यू है हमने इसको इक्वल टू जीरो रखा है इनर प्रोडक्ट को। तो आपका जो इनर प्रोडक्ट है एफ का एफ के साथ, ये इक्वल टू जीरो कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ ये जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट की वैल्यू थी ये क्या आ जाएगी, इक्वल टू जीरो आ जाए। और ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रल है ये इक्वल टू जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ये जो इंटीग्रेंड है जिसपे आप इसे जिसे वैल्यूएट कर रहे हैं, जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर ये इंटीग्रेंड क्या हो जाए, इटसेल्फ जीरो हो जाए, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो। अब ये स्क्वायर इक्वल टू जीरो कब होगा, अगर ये जो फंक्शन है जिसका आप स्क्वायर ले रहे हैं ये क्या हो, ये सेल्फ क्या हो, जीरो फंक्शन हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इफ एंड ओनली इफ एफ इक्वल टू जीरो। यानी हमारी जो लास्ट कंडीशन थी कि अगर आप सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेते हैं इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो ऐसा कब होगा, इफ एंड ओनली इफ अगर फंक्शन इटसेल्फ क्या हो, जीरो हो। तो हमारी तीनों कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। इसका मतलब ये जो हमें गिवन है इनर प्रोडक्ट वी के ऊपर, ये सारी कंडीशन को क्योंकि पूरा कर रहा है, ये जो फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया गया है ये वी के ऊपर क्या है, एक इनर प्रोडक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट है डेफिनेशन, नॉर्म और लेंथ ऑफ वेक्टर। ये जैसे कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस हो तो उसमें आप वेक्टर की लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम लेंथ भी कह सकते हैं वेक्टर की, या फिर आप उसको नॉर्म कहेंगे। ठीक है, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड वी बिलोंग्स टू वी यानी कि वेक्टर स्पेस, then the real number square root of inner product v with v is called the norm of v and is denoted by the symbol norm v। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई भी वेक्टर दे दिया जाता है वेक्टर स्पेस वी का, ठीक है, और आपने क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है या आपने इसका नॉर्म फाइंड करना है, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, डिनोट हम इसको इस तरह से करेंगे, नॉर्म ऑफ वी, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ वी। और करना क्या होगा, हमें वेक्टर वी का वी के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेना है और हम क्या अप्लाई कर देंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास वेक्टर वी की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह अब आप देखें कि जैसे कि वेक्टर स्पेसेस में हमारे पास वेक्टर होते हैं, और अगर किसी वेक्टर की जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आ जाती है तो उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इफ अगर हमारे पास यहाँ पे किसी वेक्टर की लेंथ 1 आ जाती है या जिसका नॉर्म 1 होगा, उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, नॉर्म इक्वल्स टू 1 आ जाए यानी क्या क्या होगा उस सूरत में हमारे पास ये जो इनर प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो या तो आप इस तरह से करेंगे कि नॉर्म इक्वल्स टू 1 आ जाए, या सिंपली इनर प्रोडक्ट अगर किसी वेक्टर का वी के साथ 1 आ जाता है तो उस सूरत में वो क्या होता है कि यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि अगर इनर प्रोडक्ट वी विद वी इक्वल्स टू 1 है तो इसका मतलब लेंथ इक्वल्स टू 1 है, यानी नॉर्म इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आपके पास। वैल्यू लगाएं जरा यहाँ पे, जब आप यहाँ वैल्यू 1 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज आल्सो 1, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, उस वेक्टर की लेंथ इक्वल्स टू 1 आ जाएगी, और वो क्या बन जाएगा, वो एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। या तो हम इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे या फिर हम इसको क्या कहेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर या फिर आप इसको यूनिट वेक्टर कहेंगे जिस वेक्टर की लेंथ क्या होगी या जिसका नॉर्म क्या होगा, 1 होगा। A non-zero vector u belongs to V can be normalized multiplying by 1 over u length of u। यानी क्या मतलब है इसका, अगर हमारे पास भी कोई भी वेक्टर स्पेस है, इसका अगर हमें कोई भी आर्बिट्री वेक्टर दे दिया जाता है और हम इस वेक्टर को क्या करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, या हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको पता है अगर आपके पास कोई भी वेक्टर गिवन हो, अगर आप यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इस वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं इसकी मैग्नीट्यूड से। बिल्कुल सेम यही काम हमने यहाँ पे करना है। अगर हमने किसी वेक्टर u को नॉर्मलाइज करना है यानी हमें उसे यूनिट वेक्टर में चेंज करना है, तो हम इस वेक्टर u को क्या करेंगे, इसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द नॉर्म ऑफ v इक्वल्स टू 3 4 बिलोंग्स टू r स्क्वायर। ये हमें r स्क्वायर वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका नॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम इसे फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर गिवन है r स्क्वायर का 3 4, हमें
इसका नॉर्म फाइंड करना है। और नॉर्म फाइंड करने के लिए हमें जो इनर प्रोडक्ट यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। हमने स्टार्ट में एग्जांपल की थी, हमने वेक्टर स्पेस आर एन ओवर आर, इसके ऊपर हमने क्या किया था, इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया था थ्रू डॉट प्रोडक्ट, जो जिसको हमने क्या कहा था कि वो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है। अब हमें यहाँ पे आर स्केल के लिए उसी इनर प्रोडक्ट को यूज करना है, यानी डॉट प्रोडक्ट को, और हमने क्या करना है, नॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर आपने किसी भी वेक्टर का नॉर्म फाइंड करना है तो डेफिनेशन क्या कहती है, क्या तरीकेकार होगा नॉर्म फाइंड करने का। अगर मुझे वी का नॉर्म चाहिए, वी का नॉर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद वी। यानी पहले हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जब इनर प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा फिर हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वेक्टर वी का वो नॉर्म होगा, या फिर हम इसे लेंथ कहेंगे। अब आप देखिए हमें यूज करना है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। अब आर स्क्वायर के लिए अगर यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट की बात की जाए तो क्या होगा, जब भी आप इसके कोई से दो आर्बिट्री वेक्टर्स लेंगे यू वी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, वेयर यू इक्वल्स टू x1 x2 एंड v इक्वल्स टू y1 y2, तो फिर जो इनका इनर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन नॉर्म ये क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ये इक्वल होगा इनके डॉट प्रोडक्ट के। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड कंपोनेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारे पास यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट आर स्क्वायर के लिए। इसे यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर वी का वी के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद वी इक्वल्स टू, हमने क्या करना है, वेक्टर वी का वी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सेकंड कंपोनेंट को आपने सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 स्क्वायर आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16, यानी हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद वी ये क्या आया, 25 आ गया। अब हमने जब इनर प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है तो लेंथ ऑफ वी क्या होगी, लेंथ ऑफ वी इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25, और लेंथ आपके पास हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5। यानी हमारे पास जो गिवन वेक्टर है आर स्क्वायर का 3 4, इसका जो नॉर्म है या इसकी जो लेंथ है वो क्या है 5 है। ठीक है, तो एक और बात आप याद रखिएगा, जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है तो उसके ऊपर आप एक से ज्यादा इनर प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने देखी आर स्क्वायर के लिए, हमने आर स्क्वायर पे इनर प्रोडक्ट को भी डिफाइन किया, आर स्क्वायर पे जो है वो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट को भी देखा। इसके अलावा हमने एक और इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया था एग्जाम्पल में, ठीक है, जो कि आर स्क्वायर के ऊपर क्या था, एक इनर प्रोडक्ट था। बताना सिर्फ यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट चेंज होता है किसी भी वेक्टर स्पेस का, तो उसमें जो वेक्टर की लेंथ होगी वो भी चेंज हो जाएगी। अभी हमने वेक्टर ये जो हमारे पास वेक्टर गिवन था आर स्क्वायर का 3 4, इसकी हमने लेंथ फाइंड की यूजिंग यूजिंग यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, तो इसकी जो लेंथ आई वो हमारे पास क्या आई, वो 5 आई। अब आप देखिए कि अगर मैं आर स्क्वायर के ऊपर इनर प्रोडक्ट को चेंज कर दूं, मैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट की बजाय एक और इनर प्रोडक्ट हमने आर स्क्वायर पे डिफाइन किया था, जो कि क्या था कि अगर आपके पास यूवी कोई से दो आर्बिट्ररी वेक्टर हो आर स्क्वायर के, इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा यूवी ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके पास x1 y1 माइनस x2 x1 y2 x1 y2 माइनस x2 y1 plus 3x1 x2 where u equals to x1 x2 and v equals to y1 y2। तो ये हमने एग्जांपल में ऑलरेडी चेक कर लिया है कि ये भी जो है वो आर स्क्वायर के ऊपर क्या है, एक इनर प्रोडक्ट है। अब अगर हम इनर प्रोडक्ट को चेंज करते हैं वेक्टर स्पेस के ऊपर तो उसके वेक्टर्स की लेंथ भी चेंज हो जाती है। अब आप देखिए कि इसी वेक्टर की मैं लेंथ फाइंड करूंगी, लेकिन जब मैं लेकिन जो इनर प्रोडक्ट हम यूज करेंगे इस बार हम इनर प्रोडक्ट इसे यूज करेंगे। ठीक है, चेक करें जरा क्या आएगी आपके पास, अकॉर्डिंग टू दिस इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, v क्या गिवन है 3 4, हमें 3 वेक्टर v का v के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट कंपोनेंट को आपने सेकंड वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि हमारे पास दोनों वेक्टर सेम है इसका मतलब मुझे 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, फिर माइनस, फिर फर्स्ट कंपोनेंट आपने लेना है जो कि यहाँ पे क्या 3, इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड वेक्टर के सेकंड कंपोनेंट से जो कि आपके पास यहाँ पे v ही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा माइनस, फिर जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है उसके सेकंड कंपोनेंट को आपने पकड़ना है जो कि आपके पास क्या है 4, इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट से जो कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, क्योंकि हमारे दोनों वेक्टर सेम है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इस वेक्टर को 2 बार लिख लें। फिर प्लस आपने क्या करना है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट वेक्टर के मल्टीप्लाई करना है आपने, यहाँ पे हमारे पास था x2 यहाँ पे y2। ठीक है, जो आपका फर्स्ट वेक्टर है v उसके सेकंड कंपोनेंट को पकड़ना है, ये आपके पास क्या 4 है, और इसे मल्टीप्लाई करना है सेकंड वेक्टर के सेकंड कंपोनेंट से। अब हमारा सेकंड जो वेक्टर था वो भी यही है, तो जो इसका सेकंड कंपोनेंट है वो भी क्या 4 आ जाएगा।
तो यहाँ से आपके पास क्या आया 3 इंटू 3 ये तो 9 हो गया, माइनस ये 12 हो गया, ये माइनस 12 हो गया, और यहाँ से आप लिखें 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, ये 48 आ गया। उसके बाद 48 प्लस 9 करेंगे, आपके पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 57 माइनस 24। 57 माइनस 24 करें, 57 में से 24 माइनस किया 3 आ गया, और यहाँ से भी आपके पास क्या है 3, 33 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, इन द प्रोडक्ट ऑफ वी विद वी, इसकी वैल्यू मेरे पास आई 33। अब अगर मैं इसका नॉर्म फाइंड करूँ, नॉर्म का फॉर्मूला क्या था कि आपने जब आपने वेक्टर वी का नॉर्म निकालना है तो आपने स्क्वायर रूट लेना है इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद वी का। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्म सॉरी अकॉर्डिंग टू दिस इनर प्रोडक्ट हमारे पास ये वैल्यू आई है 33। अब 33 आपके पास आया स्क्वायर रूट में, ठीक है। इसका मतलब यानी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी 5 आ रही थी, लेकिन स्क्वायर रूट 33 जो है वो इक्वल्स टू 5 नहीं है। तो आप देख सकते हैं जब आप इनर प्रोडक्ट चेंज करते हैं वेक्टर स्पेस पे, तो जो उसके वेक्टर्स का नॉर्म होता है वो भी अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमने क्या करना है, एक एग्जांपल हमारी ये होगी, हमें आर स्क्वायर का एक वेक्टर गिवन था और हमें यूक्लिडियन नॉर्म को यूज करते हुए क्या करना था, उसकी लेंथ फाइंड करनी थी, उसका नॉर्म फाइंड करना था। अब हमें आर क्यूब का भी एक वेक्टर गिवन है, तो इसका भी हमने नॉर्म फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिडियन नॉर्म। तो कर लेते हैं। वेक्टर गिवन है 1 2 1 आर क्यूब, वेक्टर स्पेस है हमारे पास आर क्यूब ओवर आर, हमें यूज करना है यूक्लिडियन नॉर्म, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वी का वी के साथ, ये आ जाएगा। इनर प्रोडक्ट में क्या होगा, हमने वी का वी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, सॉरी यहाँ पे इसके रूप नहीं आएगा, हमें यूक्लिडियन नॉर्म यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट यूज करना है, यानी वी का वी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। आपके पास क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, यानी जितने भी कंपोनेंट है उनका क्या आ जाएगा स्क्वायर विद सम। फिर क्या आ गया 1 प्लस 4 प्लस 1 क्या आ गया 6। हमारे पास लेंथ क्या बनी, फिर इस वेक्टर की स्क्वायर रूट ले लेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद वी का, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वेक्टर की लेंथ आ गई। इस तरह से आप कोई भी इनर प्रोडक्ट आपको गिवन हो, ठीक है, उस इनर प्रोडक्ट को यूज करते हुए आप उस वेक्टर की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप उस वेक्टर v का v के साथ इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो आपको उस वेक्टर की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड वेक्टर हमें गिवन था, एक्चुअली ये सेपरेट एग्जांपल थी, मैंने कंबाइन कर दी। इस सेकंड वेक्टर को हमें नॉर्मलाइज भी करना था। अब नॉर्मलाइज करने के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आपके पास वेक्टर स्पेस वी का कोई भी वेक्टर गिवन हो, आप उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हो, यानी आप उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हैं, उस वेक्टर को इसकी लेंथ पे डिवाइड कर देते हैं। लेंथ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, हमारे पास स्क्वायर रूट 6 आई है। तो ये जो वेक्टर होगा, अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करना चाहूँ, इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगी, इस वेक्टर को डिवाइड कर दूंगी इसकी लेंथ पे। वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर इक्वल है 1 2 1, डिवाइड कर दें लेंथ पे, लेंथ आई है स्क्वायर रूट 6, यानी ये जो नॉर्मलाइज वेक्टर होगा ये क्या बनेगा, हर एक कंपोनेंट को इस पे डिवाइड करेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 6, फिर आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 6, और फिर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 6। तो ये मेरे पास इस वेक्टर का नॉर्मलाइज वेक्टर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, यानी उसका यूनिट वेक्टर आप फाइंड कर सकते हैं।